नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए ठान लिए हैं सीटेट को नस्ते नाबूद करने का। तो सीटेट के इस महाक्रांतिकारी बैच में हम लोग जो पिछले क्लास में अभिवृद्धि एवं विकास पढ़े थे, उसी अभिवृद्धि एवं विकास से पिछले वर्षों में या इसी बार जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए अनेक क्वेश्चनों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे और आपकी तैयारी को जो है एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण तैयारी में कन्वर्ट कर देंगे। आइए, जो हम अभिवृद्धि एवं विकास को समझे थे, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को देखे थे, उसी से जुड़ा हुआ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लाए हैं, जो कि सीधे सीधे आपको एग्जाम में मदद देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास का साथ ही साथ आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते रहिएगा। जो भी आपको जवाब लगे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते भी रहिएगा। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है वुडवर्थ के अनुसार। देखिए लाइन बाय लाइन जो है सेम यही क्वेश्चंस सीटेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है वुडवर्थ के अनुसार बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। यानी वुडवर्थ साहब जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक किसको मानते हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला वातावरण, दूसरा वंशक्रम, तीसरा उक्त दोनों, यानी वातावरण और वंशक्रम दोनों, या फिर कभी वंशक्रम तो कभी वातावरण। क्या होगा इसका सही जवाब? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या इसका सही जवाब होगा कि बालक के विकास को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? वातावरण, वंशक्रम दोनों, या कभी वंशक्रम तो कभी वातावरण। देखिए बहुत सारे बच्चे का जवाब जो है गलत भी आ रहा है और कुछ बच्चे सही भी दे रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता होगा दोस्त कि विकास जो है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो वातावरण भी है और वंशक्रम भी है। यानी वातावरण भी प्रभावित करता है और वंशक्रम भी प्रभावित करता है, दोनों कारक प्रभावित करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उक्त दोनों। उक्त दोनों का मतलब वंशक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। तो अपना आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। 3 नंबर बोले तो बालक के विकास को वातावरण भी प्रभावित करता है और वंशक्रम भी प्रभावित करता है। अब कहिएगा सर कैसे प्रभावित करता है, जरा ठीक से समझा दीजिए। तो चीजों का आप समझते भी रहिए। देखिए एक बालक का जो विकास होता है, सबसे पहले आप सोच के देखिए, आप देखते होइएगा कि जिनके माता पिता के मस्तिष्क अगर ज्यादा तेज हो तो आप अधिकांश चांस रहता है कि उनका बालक का मस्तिष्क भी ज्यादा तेज होगा। या फिर जिनके माता पिता बहुत लंबे होते हैं, उनके संतान भी देखते होइएगा अधिकांश चांस रहता है क्या होने का? लंबा होने का। तो कहीं ना कहीं वंशक्रम का प्रभाव तो रहता ही है। और मान लीजिए वंशक्रम अगर ठीक ठाक है लेकिन उसको माहौल ठीक ठाक नहीं मिला, उसका वातावरण या पर्यावरण अगर ठीक नहीं मिला बालक के विकास के अनुकूल, तो स्वाभाविक है कि उसका विकास जो है उस दिशा में सही रूप से नहीं हो पाएगा। अर्थात एक बालक के विकास पर जो है वंशक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। दोनों के सहयोग से या दोनों के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही एक बालक का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक का विकास जो है उस पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, जो भी आपको आंसर लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिरण्यकश्यप का नाम सुने होइएगा। हिरण्यकश्यप राजा के प्रहलाद जैसी संतान का होना बाल विकास के सिद्धांत का उदाहरण कहा जा सकता है। कौन सा सिद्धांत का उदाहरण कहा जा सकता है? देखिए हिरण्यकश्यप एक राजा का नाम था, आप सुने होइएगा। पहले ऑप्शन देखिए फिर आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है मौलिक गुणों का सिद्धांत, और दूसरा ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा है प्रत्यागमन का सिद्धांत, चौथा है उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन क्या है कि हिरण्यकश्यप राजा का प्रहलाद के जैसा संतान हो जाना बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए हिरण्यकश्यप जो राजा थे वो बहुत ही अत्याचारी हुआ करता था, वो खुद को भगवान मानता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो जवाब बताइए, हम कहानी सुनाते हैं आपको हिरण्यकश्यप का। तो वो जो हिरण्यकश्यप था वो बहुत ही अत्याचार किया करता था अपने जनता के ऊपर, लेकिन उसका जो बेटा था, उसका जो पुत्र था प्रहलाद, ये प्रहलाद ईश्वर की आराधना किया करता था। हिरण्यकश्यप के दरबार में, राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था
जो भगवान को याद कर सके, ईश्वर को याद कर सके, वो कहता था कि ईश्वर हम खुद हैं। लेकिन प्रहलाद उसका संतान, वो कहा कि नहीं, ईश्वर आप नहीं है, ईश्वर तो कोई और है। और वो खुद उसका संतान जो है उनके अपने पिता का क्या करता था, विरोध करता था। यानी पिता का जो गुण था उसका पूरा विपरीत गुण था किसके अंदर, प्रहलाद के अंदर। तो देखिए मौलिक गुणों का सिद्धांत क्या कहता है, मौलिक गुणों का सिद्धांत कहता है कि दादा का गुण कहाँ आएगा, मतलब पापा में आएगा, और पापा का गुण कहाँ आएगा, वो जैसे पुत्र में आएगा। नानी का गुण, नाना का गुण भी नाती में और नतनी में देखने को मिलता है, वो होता है मौलिक गुणों का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन साहब दिए थे, आप पढ़े थे ना पिछले वीडियो में। अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर ये देखिएगा पूरा समझ में आएगा। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जो प्राणी जिस प्रतिमान का होता है उसी प्रतिमान के संतान को जन्म देता है। जैसे आप देखते होइएगा कि मनुष्य के संतान मनुष्य होते हैं, पक्षी के संतान पक्षी ही होते हैं, और पशुओं के संतान पशु ही होते हैं। ये कहलाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ ये भी काम नहीं कर रहा है। एक है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का मतलब हुआ विपरीत गुणों का सिद्धांत, यानी पिता का जो गुण है उससे तनको मैच नहीं कर रहा, माता पिता के गुण से थोड़ा भी अगर मैच नहीं कर रहा हो संतान का गुण, तब उसको बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसको आप जो हिरण्यकश्यप के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो अपना सही जवाब क्या होगा, देखिए पहला तो होगा नहीं, दूसरा हुआ नहीं, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, बच्चा आपका कौन सा, 3 नंबर वाला। यानी 3 नंबर वाला जो ऑप्शन था आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये आपका सही जवाब है। प्रत्यागमन के सिद्धांत का मतलब हुआ माता पिता के विपरीत गुण का होना संतान के अंदर। जैसे माता पिता मान लीजिए बहुत लंबे हैं और उसके संतान बहुत नाटे हो गए, तो उसको बोलेंगे प्रत्यागमन का सिद्धांत। माता पिता बहुत काले थे लेकिन उसके संतान बहुत उजले हो गए, तो ये कौन सिद्धांत में आएगा, प्रत्यागमन के सिद्धांत में आएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए माता पिता बहुत बड़का दानी है और उसका संतान जो है वो दान करना जानता ही नहीं है बल्कि दूसरे का लूटने वाला है, तो वो भी आएगा प्रत्यागमन के सिद्धांत में। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को लगे हाथ पढ़ते भी रहिए। क्वेश्चन कहता है परिवार का वातावरण बालक के जिस विकास को प्रभावित करता है वह कौन सा विकास है। परिवार का वातावरण, आपको पता होगा परिवार जो है वो समाजीकरण की पहली संस्था होती है, और बालक का जो जन्म होता है वो परिवार में ही होता है, लालन पालन जो है वो परिवार में ही होता है। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और माँ जो होती है वो बालक का प्रथम क्या होता है, गुरु हुआ करता है। तो परिवार का जो वातावरण है, आपको पता होगा वातावरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो परिवार का वातावरण बालक के किस विकास को, यानी जिस विकास को प्रभावित करता है, कौन से विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शंस देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या उपयुक्त में से सभी। क्या होगा सही जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है सभी बच्चे सही दे रहे हैं। क्या होगा, शारीरिक विकास को क्या परिवार का वातावरण प्रभावित करेगा, स्वाभाविक है कि करेगा। आप कहेगा सर कैसे करेगा, समाज शारीरिक विकास को तो वातावरण प्रभावित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है वो तो वंश क्रम के परिणाम स्वरूप बनता है। नहीं, देखिए शारीरिक विकास के लिए जरूरी है कि बच्चे को पौष्टिक आहार मिले, संतुलित आहार मिले, जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन सभी कुछ अगर प्रचुर मात्रा में उचित मात्रा में उपलब्ध होगा तभी जाके एक बालक का शारीरिक विकास उचित प्रकार से हो पाएगा। अब मान लीजिए कोई बालक है, आप ही को मान लीजिए मूढ़ी सिर्फ फाँकने के लिए अगर दे देंगे तो क्या आपका उचित विकास हो पाएगा, स्वाभाविक है कि नहीं हो पाएगा। तो एक शारीरिक विकास के लिए, उचित शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है कि उसको सभी पोषक तत्व, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो या खनिज लवण हो, सभी कुछ जो है उचित मात्रा में मिलेगा तभी शारीरिक विकास होगा। तो परिवार जब तक बालक के लिए सभी खनिज तत्वों का व्यवस्था नहीं करेगा तो बालक का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास। तो क्या मानसिक विकास को भी परिवार जो है वो प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि परिवार में जिस तरह का माहौल रहेगा उसी तरह के बालक का जो है मानसिक विकास भी होगा। अगला है सामाजिक एवं नैतिक विकास। अब बालक की जो है सामाजिकरण की पहली प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो परिवार में होती है, तो स्वाभाविक है कि सामाजिक विकास कहीं ना कहीं परिवार से प्रभावित होगा। और जिस परिवार में नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी बातों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि बालक का नैतिक विकास भी उचित तरीके से हो पाएगा। यानी एक बालक का जो सामाजिक
विकास है, एक बालक का जो विकास है वो उसके परिवार के वातावरण को परिवार के वातावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है। कौन कौन विकास, तो शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, सामाजिक और नैतिक विकास भी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी सभी जवाब जो है यहाँ सही है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है विकास को प्रभावित करने वाला, किसको प्रभावित करने वाला, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। कौन सा वातावरणीय कारक है, देखिए आपको वंशक्रम वाला कारक नहीं पूछ रहा है, वातावरणीय कारक पूछ रहा है जो विकास को प्रभावित करता हो। तो विकास को प्रभावित करने वाला कौन कौन वातावरणीय कारक है, पहला कह रहा है पोषण, वही पोषण में पोषक तत्व अभी बताएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये सब आपके पोषण के अंतर्गत ही आता है। तो जिस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण उचित मात्रा में नहीं मिलेगा, क्या उसका विकास उचित प्रकार से हो पाएगा, जवाब है नहीं हो पाएगा। तो पोषण को जो है वो प्रभावित करता है कि नहीं करता है, करता है। दूसरा कह रहा है जन्म क्रम, अच्छा ये जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है क्या बालक के ऊपर, बिल्कुल पड़ता है। बालक का जन्म किस क्रम से हुआ, पहला संतान है, दूसरा संतान है या अंतिम संतान है, इसका भी प्रभाव पड़ता है एक बालक के विकास के ऊपर। साथ ही साथ परिवार का वातावरण, क्या परिवार के वातावरण जो है वो बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। और लास्ट में है उपयुक्त सभी, तो अपना आंसर भी है उपयुक्त सभी। मेरे ख्याल से ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है जो सीधे सीधे सीटेट में पूछे जाते हैं और कई बार तो पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। आप लोग लगे हाथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या रोक रोक के जो है क्या कीजिए, इसको नोट भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तकोधमुखी सॉरी देखिए मस्तकोधमुखी सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास होता है। सबसे पहले तो आपको यही समझना चाहिए मस्तकोधमुखी, हालांकि ये हम समझा चुके हैं ऑलरेडी। आप नेक्स्ट इससे पहले जो वीडियो हम बनाए थे, जो क्लास आपकी हुई थी अभिवृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ, उसमें आपको बताया है मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत। किसको कहते हैं मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत, तो मस्तकोधमुखी विकास के सिद्धांत का मतलब होता है, आपको पता होगा ना कि विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है या अनिश्चित होती है। तो बताए थे कि विकास की दिशा निश्चित होती है, लेकिन वृद्धि की दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती है। आपको ये बताया था ना कि विकास की दिशा जो निश्चित होती है वो विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, इसी को बोलते हैं विकास के दिशा का सिद्धांत। और इसी सिर से पैर की ओर होने के कारण ही बोलते हैं मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन भी तो आपका यही है, क्या है कि मस्तकोधमुखी सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास होता है। देखिए पैर से सिर की ओर, ये सरासर गलत बात है। विकास जो है वो पैर से सिर की ओर नहीं होता है, सिर से पैर की ओर होता है। किधर से किधर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। और पहला ऑप्शन दिया है पैर से सिर की ओर, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है सिर से पैर की ओर, ये एकदम सही बात है कि विकास तो सिर से पैर की ओर ही होता है, और इसी को तो मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं। एक है परिधि से केंद्र की ओर, देखिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। विकास परिधि से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। इससे पहले वाले क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। तो विकास परिधि से केंद्र की ओर नहीं होगा, केंद्र से परिधि की ओर होगा। और वैसे यहाँ पे मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत पूछ रहा है, तो वो होता ही है सिर से पैर की ओर। आप सोच के देखिए, जब पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हो पाएगा क्या, स्वाभाविक है नहीं होगा। सभी कब होता है, जब सब रहे। तो जब पहले नहीं हुआ तो चौथा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। परिधि से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, इसलिए तीसरा भी कट गया। तो आपके पास जवाब जो सही बचा वो कौन सा बचा, सिर से पैर की ओर। यानी एक बालक जो है उसका मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा, छठा क्वेश्चन।
छठा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। बस आपको यह बता देना सखा कि कौन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी 3 तो सिद्धांत होंगे और एक विकास का सिद्धांत नहीं होगा। तो देखिए कौन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है, बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पहला कह रहा है निश्चित दिशा का सिद्धांत। क्या आप सुने हैं कभी कि निश्चित दिशा का सिद्धांत होता है विकास का? बिल्कुल पढ़ाए थे आपको नेक्स्ट क्लास में, और अभी जस्ट बताएं कि विकास की दिशा निश्चित होती है, यानी विकास के दिशा का सिद्धांत होता है कि नहीं होता? होता है। किधर से किधर की ओर होता है? सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, यानी निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये तो सही बात है। तो क्या आपका जवाब ये हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चन में नहीं लगा है। बहुत सारे बच्चे तो इस नहीं को देखते ही नहीं, और नहीं देखने के कारण जो है क्वेश्चन को भी क्या करते हैं? गलत बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? नहीं है, यानी कौन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। और पहला है निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये तो सिद्धांत है, आपसे कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये तो सही जवाब है। मतलब ये तो दिशा का सिद्धांत है, मतलब कौन नहीं है वो खोजिए, ये अपना आंसर नहीं हुआ। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। याद कीजिए पिछले क्लास में पढ़ाए थे और अभी जस्ट बताए हैं कि विकास का प्रतिमान भी समान होता है। सोरेनसन साहब बताए थे कि पशु के संतान पशु ही होगा और मनुष्य के संतान मनुष्य ही होता है, जानवर के संतान जानवर ही होते हैं, पक्षी के संतान पक्षी ही होते हैं। इसी को तो बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है, इसलिए अपना ये आंसर भी नहीं हुआ। कौन सिद्धांत नहीं होता है आपको ये बताना है। अगला देखिए निश्चित क्रम का सिद्धांत। क्या विकास का क्रम जो है वो निश्चित होता है? याद कीजिए पिछले क्लास में बताए थे आपको कि निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है कि नहीं होता है? अरे होता है भैया। विकास का क्रम भी क्या होता है? निश्चित होता है। इसको आपको समझाने के लिए हम भाषा विकास का उदाहरण दिए थे कि भाषा विकास जो है वो LSRW के क्रम में होता है। नहीं याद आया? अरे नहीं बताए थे सुबोपली वाली बात, याद आया कि नहीं आया अभी तक? अरे सु बोले तो सुनना और बो बोले तो क्या होगा? बोलना। सुनना बोलना, और प से क्या बताए थे? पढ़ना, और ली से लिखना, यानी सुनना बोलना पढ़ना फिर लिखना। बच्चा पहले सुनना सीखेगा फिर बोलना सीखेगा। पहले क्या सीखेगा? सुनने का सीखेगा, फिर बोलने का सीखेगा, और फिर पढ़ने का सीखेगा, और बाद में फिर लिखने का सीखेगा। इसी को बोलते हैं भाषा विकास एक क्रम से होता है। ऐसा नहीं कि पहले लिखना सीख गया बाद में सुनना सीखा फिर पढ़ना सीखा, ऐसा नहीं होता है। इसी को बोलते हैं LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। ये बात जो है बताता है कि विकास की दिशा क्या होता है? फिक्स होता है, यानी विकास जो है वो निश्चित क्रम से होता है। तो ये भी सिद्धांत तो होता है। तो कौन नहीं होता आपको ये बताना है। अब देखिए 3 वो नहीं होता, लास्ट वाला देख लीजिए, ये नहीं होता होगा शायद। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए ये विकास का सिद्धांत नहीं है, ये अधिगम का सिद्धांत है, इसीलिए ये कोई सिद्धांत उदांत होता नहीं है। तो अपना जवाब क्या हो गया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बल्कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम वाला जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर कट में बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप ठीक तरीके से समझ पाए होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता अभिवृद्धि की नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक विशेषता अभिवृद्धि की नहीं है। आप याद कर पा रहे होइएगा चीजों को कि अभिवृद्धि जो है वो अभिवृद्धि को ही क्या कहते हैं। तो आपको बताए थे अभिवृद्धि को ही कहते हैं वृद्धि, या वृद्धि को ही कहते हैं विवृद्धि। बताए थे ना पिछले वाले क्लास में।
तो अभिवृद्धि कहिए, वृद्धि कहिए या वृद्धि कहिए, कौन ऐसा विशेषता है इसमें जो अभिवृद्धि या वृद्धि की नहीं है? ऑप्शंस पहले एक बार देख लीजिए। ऑप्शन है अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है, या संकुचित अवधारणा है, या अभिवृद्धि की मात्रात्मक होता है, या अभिवृद्धि का मापन जो है वो संभव है। क्या है? जो अभिवृद्धि की विशेषता है कि नहीं है? तो भैया बताना है नहीं है। कौन है जो वृद्धि के बारे में नहीं सही बात है, कौन उस वृद्धि की विशेषता नहीं है, ये बताना है। अब देखिए चीजों को ठीक से समझिए। पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है। अच्छा, वृद्धि बहुपक्षीय होता है क्या? बहु मतलब बहुत सारे, और पक्ष मतलब उसका वो पक्ष। तो वृद्धि का हम बताए थे बहुपक्षीय अवधारणा है, जब वृद्धि और विकास का अंतर बताए थे। नहीं, वृद्धि बहुपक्षीय नहीं होता, वृद्धि तो एक पक्षीय अवधारणा होता है। विकास बहुपक्षीय अवधारणा होता है। यहाँ तो अभिवृद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है वह विशेषता नहीं है। वृद्धि बहुपक्षीय नहीं होता है, एक पक्षीय होता है। आप कहिएगा कैसे एक पक्षीय होता है? अरे वृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास को शामिल करते हैं, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई, ये सारे विकास को शामिल नहीं करते हैं। यानी अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है, ये बात गलत। तो अपने लोगों को गलती पकड़ना था, आंसर तो यही मिल गया, आंसर यहां मिल गया। लेकिन मुद्दा है कि एक बार ऑप्शंस को देख ले और चीजों को समझ भी तो लो कि हाँ एकदम क्लियर यही है, कि दूसरा भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। बोले ना अभिवृद्धि एक पक्षीय होता है, एक पक्षीय मतलब छोटा, और छोटा मतलब संकुचित यानी सिकुड़ा हुआ। तो अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, ये बात सही है। तो ये तो अपना आंसर होगा नहीं, कौन नहीं है वो पूछ रहा था, तो ये सही बात है। दूसरा अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, ये बात भी सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है यानी अभिवृद्धि को माप सकते हैं। हाथ का लंबाई कितना बढ़ गया, चौड़ाई कितना बढ़ गया, बच्चे का वजन कितना बढ़ गया, बच्चे का लंबाई कितना बढ़ गया, ये सब आप माप सकते हैं, यानी अभिवृद्धि मात्रात्मक है। ये बात तो सही है। अपने लोगों को कौन सही नहीं है वो बताना था, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और अभिवृद्धि का मापन संभव है। बोले ना मात्रात्मक है यानी मापन संभव है। जन्म के समय बच्चे का औसत वजन था 2.5 किलो का, और जैसे ही सियाना हुआ 10 से 11 साल का हुआ, वजन हो गया मान लीजिए 20 किलो, तो माप के बता देंगे ना कि कितना बढ़ गया है। मापन अभिवृद्धि का संभव है, हाँ ये बात भी सही है। तो कौन विशेषता नहीं है वो बताना था, तो पहले वाला तो अपन आंसर है। अपना आंसर कौन सा हुआ? ये पहला वाला अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है। ये बात सरासर गलत है। अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा नहीं है, एक पक्षीय अवधारणा है। चलिए यहां तक चीजों को आप समझ गए होइएगा। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकास की विशेषता है? निम्न में से कौन है जो विकास की विशेषता है? ठीक, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विकास की विशेषता है? पहला ऑप्शन देखिए, विकास बहुपक्षीय अवधारणा है। विकास जो है क्या बहुपक्षीय अवधारणा है? विशेषता है कि नहीं है? तो है। कौन है वो पूछ रहा है। विकास बहुपक्षीय अवधारणा है, विकास व्यापक अवधारणा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। अब चीजों को एक बार ठीक से देखिए। देखिए निम्न में से कौन विकास की विशेषता है? क्या विकास बहुपक्षीय होता है, हाँ या ना? तो आपका जवाब होगा हाँ होता है। कैसे होता है? देखिए बहुपक्षीय का मतलब कि विकास में एक पक्ष नहीं होते, बहुत सारे पक्ष क्या होते हैं? शामिल होते हैं। आप कहिएगा कौन कौन पक्ष शामिल होते हैं? तो देखिए हम आपको बताए थे कि शारीरिक विकास शामिल होता है, मानसिक विकास भी शामिल होता है, सामाजिक विकास भी क्या होता है? शामिल होता है। इसी तरह से संवेगात्मक, भाषाई, ये सारे विकास शामिल होते हैं। यानी विकास बहुपक्षीय अवधारणा है, सही बात है। तो ये अपना आंसर हुआ। लेकिन दूसरा कह रहा विकास व्यापक अवधारणा है। अच्छा, विकास जो है वो व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब विस्तृत यानी बहुत बड़ा। हाँ, वृद्धि की तुलना में तो बहुत बड़ा है। कैसे बहुत बड़ा है? क्योंकि देखिए वृद्धि एक पक्षीय है, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्ष शामिल है, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पक्ष शामिल है। तो विकास व्यापक अवधारणा होगा कि नहीं होगा?
होगा, यानी व्यापक अवधारणा है, ये बात भी सही है। अच्छा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात भी एकदम सही है। कैसे सही है? आपको पता होगा कि एक समय के बाद वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत निरंतर सतत लगातार चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। तो ये कथन भी सही है, इसीलिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी का, ये अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ कि सारे कथन सही हैं, यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन पे चले जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। एक स्टेटमेंट दे दिया गया, परिभाषा आपसे पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सीटेट का, कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ये कथन कौन बता रहे थे? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि है। ये बात किसने कहा है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, डाल्टन ने कहा, लैमार्क ने कहा, हरलॉक ने कहा कि फ्रैंक ने कहा। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क में रहा। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। अगला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास के संबंध में। किसके संबंध में? वृद्धि और विकास के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन बताना है? सत्य कथन। सत्य का मतलब सच होता है, यानी सही कथन आपको बताना है, गलत नहीं बताना है, सत्य कथन बताना है। किसके बारे में? वृद्धि और विकास के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? पहला देखिए, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक बोलते हैं पूरा करने वाले को। वृद्धि विकास को पूरा करता है, विकास वृद्धि को पूरा करता है। तो ये बात एकदम से सही है, मतलब पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा देखिए, एक दूसरे के विरोधी हैं। अच्छा, वृद्धि विकास का विरोधी हो जाएगा? नहीं, विरोधी होगा। वृद्धि हुआ तो विकास होने के चांसेस भी बनेंगे, और विकास होगा तो वृद्धि होने का भी चांस बनेगा। दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं है, ये बात कट्टिस हो गया। ये बात नहीं चलने वाला है, गलत बात है, गलत बात स्वीकार नहीं करना है। दूसरा देखिए, एक दूसरे के समान है। अच्छा, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के समान होता है? दोनों सेम बात होता है क्या? नहीं, अलग अलग चीज होता है। तो ये बात भी कट्टिस, दोनों एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। एक ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ये होगा कि ये होगा? आप सोच के बताइए। दो ऑप्शन तो आपके सामने ऐसे ही कट गया, 2 नंबर कट गया, 3 नंबर कट गया, 2 3 तो पक्का नहीं होगा। एक दूसरे के पूरक होता है वृद्धि और विकास, ये अगर हो जाएगा तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब हो गया पहला नंबर, कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ये वृद्धि और विकास के बीच में क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया, संबंध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि के बारे में कौन कथन है जो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य है, और असत्य है मतलब झूठ है। अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? पहला देखिए, यह मात्रात्मक होता है। क्या अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है? अभिवृद्धि की मात्रा बताई जा सकती है? तो बिल्कुल सही बात है, अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि की दिशा जो है यह निश्चित दिशा में होता है। क्या अभिवृद्धि की दिशा निश्चित होती है? ना, ये बात तो गलत है। विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा निश्चित होती है सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, लेकिन ये अभिवृद्धि के बारे में पूछ रहा है। अभिवृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, और आपसे कौन कथन सत्य नहीं है वही पूछ रहा था। तो जवाब तो यही मिल गया ना कि अभिवृद्धि की दिशा क्या नहीं होती? निश्चित नहीं होती। यहाँ लिखा है यह निश्चित दिशा में होता है, झूठ बात लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन सब भी देख लीजिए, अभिवृद्धि जो है यह संख्यात्मक होती है। क्या अभिवृद्धि संख्यात्मक होता है?
हाँ, होता है अभिवृद्धि संख्यात्मक। कैसे होता है संख्यात्मक? यानी अभिवृद्धि की आप संख्या बता सकते हैं कि पहले कितना अभिवृद्धि हुआ था और अब कितना अभिवृद्धि हो गया है। और लास्ट है यह अंगों से संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात है, अभिवृद्धि का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है, जैसे हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, शरीर का वजन, इस सब से ही जुड़ा हुआ है। तो ये भी सही बात है। अपने लोगों को कौन सत्य नहीं है वो बताना था। तो बस ये जो 2 नंबर है कि अभिवृद्धि निश्चित दिशा में होती है, ये सत्य नहीं है। सही जवाब आपका ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ, ये 12 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप क्वेश्चन में मत देख लीजिएगा, ठीक। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, किसका संबंध जो है आकार के बढ़ने से है। देखिए ऐसे पढ़ा रहे हैं ना कि आप जो पढ़ा देंगे उसमें निपुण हो जाइएगा। निपुण का मतलब जो पढ़ा देंगे, जो आप पढ़ लीजिएगा, उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एक को गलती नहीं होगा। और स्वाभाविक है कि जो पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। मतलब आपका एकदम क्लियर कर लेना है इस बार सीटेट। देखिए निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? पहला अभिवृद्धि का अर्थ आकार बढ़ने से है क्या? हाँ, ये तो लग रहा है, तो यही हो जाएगा। क्या विकास का अर्थ आकार बढ़ने से है? देखिए विकास का अर्थ जो है वो आकार बढ़ने से नहीं है, बल्कि आकार के साथ साथ गुण बढ़ने से भी है। तो ये उतना जचा नहीं। परिपक्वता का अर्थ आकार बढ़ने से नहीं, गुण बढ़ने से है। और उन्नयन का अर्थ भी आकार बढ़ने से नहीं है। तो आपका सही जवाब हो गया अभिवृद्धि। अभिवृद्धि यानी वृद्धि या विवृद्धि का अर्थ है क्या बढ़ने से? आकार बढ़ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन आज का, कि शिशु का विकास प्रारंभ यानी शुरू होता है, कब शुरू होता है? शिशु का यानी एक बालक का जो विकास है, उस विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है, ये पूछ रहा है। विकास की प्रक्रिया शुरू कब होती है ये बताना है, प्रारंभ कब होती है। और ऑप्शन आपके सामने क्या है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, जन्म के बाद की गर्भकाल में। कब शुरू होता है एक बालक का विकास? ऑप्शन देखिए क्या क्या नहीं हो सकता। क्या बाल्यावस्था में शुरू होता है ना? ये तो कोनो बातें नहीं हुआ, यानी बाल्यावस्था में जाने के बाद ही। अच्छा, अवस्था के लिए आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवस्था पर ही चर्चा करेंगे कि मानव जीवन जो है वो किस किस अवस्था से गुजरता है। जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सारी अवस्थाओं पर जो है विस्तृत रूप से कंटेंट वाले पोर्शन में जो हम लोग जो है क्या करेंगे, देखेंगे। तो बाल्यावस्था में, या तो बाल्यावस्था नहीं होगा, जन्म के बाद, या शैशवावस्था, या गर्भकाल से। तो देखिए इसका सही जवाब है गर्भकाल से। क्यों गर्भकाल से? आप सोच के देखिए, बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो एक सुई के नोक के समान छोटा सा आकृति होता है उसका। जैसे सुई का नोक मान लीजिए इतना बड़ा है, सेम सुई के नोक के इतना बड़ा एक बालक होता है। लेकिन जब माँ के गर्भ में जाता है तब से उसका वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी पता है जब ये सुई के नोक के बराबर होता है तब इसको जाइगोट बोलते हैं। हालांकि आप पिछला वीडियो सब देखिएगा तो सब आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बालक का विकास जो प्रारंभ होता है वो कब से प्रारंभ होता है? गर्भकाल से प्रारंभ होता है। कब तक चलता रहता है? तो आपको पता होगा जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत यानी निरंतर, सतत, लगातार, जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक उसका विकास होता रहता है। लेकिन शुरू कब होता है, किस काल में? गर्भकाल में। अच्छा बताइए, गर्भकाल की सामान्य अवस्था कितने दिन का होता है? तो आपको पता होगा 9 माह का होता है। कितने माह का होता है? 9 माह का। यानी 9 माह तक बालक जो है वो कहाँ रहता है? गर्भावस्था में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है। इन सारी बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास वगैरह में। तो आइए अगला क्वेश्चन अभी फिलहाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। कौन सा लक्षण है जो आपको अभिवृद्धि में दिखाई देगा? पहला है शरीर के आकार में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है, अभिवृद्धि में शरीर का आकार बढ़ता है। दूसरा है शरीर की लंबाई में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है, शरीर के लंबाई में भी वृद्धि होता है। शरीर के किसी अंग में वृद्धि हो सकता है, ये भी सही बात है। जब सब सही है तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, निम्न में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है। देखिए जहां भी नहीं रहे उसको ध्यान से देख लीजिएगा। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है, मतलब एक वातावरणीय कारक नहीं होगा, बाकी 3 जो है वो होंगे। पहला है जन्म स्थान, बालक का जन्म कहाँ हुआ, क्या ये प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? तो ये भी करता है प्रभावित, कहाँ जन्म हुआ। दूसरा है पोषण, पोषण मतलब बालक को क्या खाने में मिल रहा है, वही खनिज लवण प्रोटीन वसा ये सब प्रचुर मात्रा में विटामिन वगैरह मिल रहा है कि नहीं, तो ये भी करेगा प्रभावित। खेल का मैदान, बालक खेल में भागीदारी ले पाता है कि नहीं ले पाता है, खेल खेलता है कि नहीं खेलता है, ये भी बालक के विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। लेकिन पिता की लंबाई जो है ये प्रभावित करता है, लेकिन ये वंशानुक्रम कारक है। कौन सा कारक है? वंशानुक्रम, यानी वंश वाला कारक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है वातावरणीय कारक, तो वातावरणीय कारक के अंतर्गत पिता की लंबाई को हम लोग शामिल नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया पिता की लंबाई। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको आज जितना भी 15 क्वेश्चंस बताए हैं वो सारा आप ठीक से समझ पाए होइएगा, और चीजों को एक बार अभ्यास भी करते रहिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है, अगर आप चाहते हैं कि एक बार ऐसे आप देख लिए वीडियोज, आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस को क्यूज फॉर्मेट में जब मन चाहे तब अभ्यास कर ले, तो इसके लिए आप अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए अपना टॉपर्स क्लासेज का एंड्रॉइड ऐप, और वहां पर जो है फ्री में आप जो है इसका क्यूज फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, जितनी बार मन करे उतनी बार। साथ ही साथ आप पूरे सीटेट के रणनीति को तैयार करना चाहते हैं योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से, तो आप जो है कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी पढ़ाएं वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।